आप रियल एस्टेट के व्यापार को या नौकरी को ज्वाइन किया है तो रियल एस्टेट के बारे में आपको बहुत ज़रूरी रूप से जानना पड़ेगा कि ये हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले जो भी कोई प्रॉपर्टी होती है उसका लीगल होता है। सोसाइटी पट्टा है, 9TB है, JD अप्रूव्ड है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेरा अप्रूव्ड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसकी टोटल लीगलिटीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जब अपना बहुत मेहनत का पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं या किसी को आप बेच रहे हैं, बेचने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लीगल काम करना चाहते हैं, न्यायिक काम करना चाहते हैं, तो लीगल का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए। मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट में क्या डेप्रिसिएशन आ सकता है, क्या एप्रिसिएशन आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई 100 रुपए की प्रॉपर्टी और आपने 500 रुपए में बेचने के लिए किसी को ऑफर कर दिया तो नॉट पॉसिबल फॉर सेल, या आपने खरीद लिया तो अगेन आप उस पर एप्रिसिएशन नहीं लोगे तो आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि 100 रुपए की प्रॉपर्टी एज अगर सेल कर रहे हो तो आप 110, 115, 20, 25 जो भी आपका बेचने का हो उसमें बेच सकते हैं। और 100 रुपए की प्रॉपर्टी को कोई 80 रुपए में परचेज नहीं कर पाए आपसे, इस तरह की आपकी वैल्यूएशन एनालिसिस होनी चाहिए। एप्रिसिएशन कैसे होगा, उसके ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ये वैल्यूएशन के पार्ट हैं। इसके बाद में अगर आप उसकी प्लॉटिंग करते हैं तो जो डेवलपमेंट है वो होता है जिसमें सीवरेज है, लाइन है, रोड है, बाउंड्रीज हैं, गेट है, डिमार्केशन है, बाउंड्रीज हैं, ग्रीन एरिया है, पानी की टंकी है, और जो भी प्लॉटिंग के जो काम हैं प्लॉटिंग इंडस्ट्री में जो होते हैं वो सब होते हैं। हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, हम तो रेडी टू मूव इन फ्लैट और विला की भी बात करते हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी प्लॉट्स पर कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट कंस्ट्रक्शन और कौन सा आउटपुट होगा, ये आप इसको कहते हैं प्लानिंग। सबसे बड़ी बात है प्लानिंग, जिसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन भी ऐसा नहीं कि पुराने कोई जो आउट ऑफ द फैशन हो गया वो डिजाइन का मकान बना देंगे तो नहीं बिकेगा। मकान भी आपको उसी डिजाइन का होना चाहिए जो आज वर्तमान में है। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कौन सा मटेरियल यूज किया है, मैं कंस्ट्रक्शन के मैटर पे बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी की राफ्टिंग है, जिसे नींव कहते हैं, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो पक्के पहाड़ी पत्थरों से भरी होनी चाहिए या फिर सीमेंटेड होनी चाहिए। जिन एरिया में सीमेंट नहीं होता, मतलब पत्थर नहीं होता है, वहाँ पे सीमेंटेशन होता है, सीमेंटेड होनी चाहिए। उसके बाद प्लिंथ, उसके बाद में जो उसके अंदर जो मटेरियल है, सरिया है, ईंट है, बजरी है, रोड़ी है, और जो उसका सबसे मुख्य कारीगर कौन है, मेंसनर कौन है, जो उसकी पानी की तराई कैसे हो रही है, क्योंकि वह जो सीमेंट है और जो ईंट है उसको वाटरिंग जरूरी है डेली, क्या आप वाटरिंग डेली हो रही है क्या। उसके बाद में उसके अंदर जो सैनिटरी है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसके अंदर जो अपना छत डल रही है तो जो उसके अंदर में रोड़ी, बजरी, गिट्टी और उसका जो हैमरिंग है वो कैसी हुई है, उसके अंदर में डिजाइनिंग कैसी, आर्किटेक्चरल कैसा है, किचन में, बेडरूम में आर्किटेक्चरल कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका जो मटेरियल है वो किस क्वालिटी का है, आप के अंदर सैनिटरी कैसी लगा रहे हो, इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है या इलेक्ट्रिकल जो स्विचेज हैं या इलेक्ट्रिकल जो सामग्री है वो कैसी लेके आ रहे हो। उसके बाद में जाली, गेट, दरवाजे और आपका किचन वेयर्स, किचन के अंदर जो वुडन वर्क है वो है। फिर उसके बाद में उसकी फिनिशिंग है, उसका प्लास्टर है, वाटरिंग है, अगेन वाटरिंग बहुत ज़रूरी है, फर्श है, टाइल है, पत्थर है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, ये सब कैसी क्वालिटी के हैं। उसके बाद में बात आती है कि उसके अंदर में पेंट है, पुट्टी है, पीओपी है, वो सब किस क्वालिटी के काम कर रहे हैं आप, ये सब आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं उसके अंदर इंटीरियर्स की, वुडन वर्क है या पीवीसी वर्क है या सीपीवीसी वर्क है, या फिर उसके अंदर आज जो मॉडर्न इंटीरियर्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब आपको, जो सोफ़ा है, बेड है, टीवी है, एसी है, फैन है, ट्यूबलाइट है, ये जितना भी उसके अंदर आप यूटिलाइज कर रहे हैं सामग्री, वो सब आपके नॉलेज में होनी चाहिए। कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग कितना है, मार्जिन कितना है,
कितना कंपनी को मार्केट रेट में आपको क्या एक्सपोजर देना है, ये सब आपका उसके अंदर आता है। तो मैंने मटेरियल मैप और इसका फैशन डिजाइनिंग की बात करी, फर्निशिंग की बात हो गई। अब उस प्रॉपर्टी का मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो मार्केटिंग का जो विषय है उसके अंदर में आपको उसका वीडियो बनेगा, फोटोग्राफ्स आएंगे, और उस एरिया के जो मार्केटिंग है उसके अंदर में हमारे बहुत सारे, सबसे पहले आप उसका अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, सबसे पहले उसका वीडियो बनाएं, उसके फोटोग्राफ्स इकट्ठे करें, उसका ब्रोशर बनाएं, उसका पैम्पलेट बनाएं, उसके क्रिएटिव बनाएं, उसके इन्फोग्राफिक्स बनाएं, और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, इंस्टा लाइव के माध्यम से उसको प्रमोट करें। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। वॉइस कॉल मार्केटिंग के थ्रू आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा क्लाइंट्स को ब्रोकर मार्केट के थ्रू, चैनल पार्टनर मार्केट के थ्रू, वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के थ्रू उसको मार्केट कर सकते हैं। उसको आप डायरेक्ट 1-to-1 मार्केट के अंदर, ऑफलाइन मार्केट में कैनोपी लगा के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करके पब्लिक एरिया पर जहाँ रिच लोग आते हैं, मॉल्स वगैरह, सिनेमा घर, मंदिर, जहाँ पे बस स्टैंड है, सुबह की मोबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे एरियाज में आप उसकी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन अपने आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड के माध्यम से, अपने प्रेजेंस उपलब्ध करा के 1-to-1 मार्केटिंग के माध्यम से, बस में जा रहे हैं तो मार्केटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जहाँ पे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन ऑफिसेज के अंदर नए एम्प्लॉय आते हैं, वो मकान लेते हैं। उस तरह के गवर्नमेंट के जो बड़े सचिवालय है, ऊर्जा भवन है, विद्या विज्ञान भवन है, विद्युत भवन है, PHQ है, पुलिस हेडक्वार्टर है, टीचर का शिक्षा संकुल है, ऐसे बहुत बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं जहां पर आप जाकर के मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरह से एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है। रियल एस्टेट के ब्रोकर्स को इनवाइट कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको इनवाइट कर सकते हैं। उनके पास में उनका एक बड़ा फैन फॉलोइंग्स होता है, उनके माध्यम से मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज के माध्यम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। और भी मैं बात करूं तो फेसबुक पर आप अपनी पोस्टें लगा सकते हैं, अपनी टीम के लोगों के थ्रू पोस्ट लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको रीशेयर कर सकते हैं, उसके अंदर लाइव कर सकते हैं। उसके अंदर में फेसबुक के माध्यम से मार्केट प्लेस वहाँ होता है, जिसके माध्यम से भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। मार्केट प्लेस पे भी, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे भी अच्छी लीड्स आती हैं। इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे रील्स बना करके, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको अच्छे रील बना करके, वीडियो बना करके, पूरा वॉक थ्रू वीडियो बना करके भी लोगों को घर बैठे विजिट का वीडियो भेज सकते हैं कि यहाँ से हम चले, यहाँ आए, यहाँ देखा, ये प्रॉपर्टी है, ये लोकेशन है। पूरा एक लाइव वीडियो के माध्यम से आप खुद भी वीडियो बना करके उसका प्रमोशन कर सकते हैं, उससे लीड जनरेट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकड़ है, propertywala.com है, क्विकर है, OLX है, और बहुत सारे मकान.com है, housing.com है, बहुत सारे और भी मैं पोर्टल्स, 108 पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्री और पेड पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य बात है, पॉडकास्ट के माध्यम से, बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने प्रॉपर्टी एक्सपोज होते हैं, उनके अंदर में आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपोज कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको बहुत बड़े लेवल पे क्रेडाई के माध्यम से, जो हर शहर में, हर भारत के सभी जगह पर क्रेडाई रियल एस्टेट के बिल्डर्स की एसोसिएशंस हैं, उसमें भी जाकर के आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपोज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से मार्केटिंग के मैंने आपको 38-40 तरीके आपको बताए हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, SMS मार्केटिंग के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपोज कर सकते हैं। अब बात यह है कि रियल एस्टेट के अंदर आपके पास में डाटा आ गया, इंटरेस्टेड कस्टमर का डाटा आ गया, इट्स कॉल्ड लीड। लीड को कैसे वो करते हैं उसके ऊपर में मैं आपको एक बार बताने वाला हूं। जब कोई लीड आपके पास आ गई तो सबसे पहले आपके कंपनी के पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उनका इन्वेंट्री का पूरा एक 1 पेजर होता है कि कितना साइज है, कितना रेट है, क्या कंस्ट्रक्शन एरिया है, क्या उसका साइज है प्लॉट का, और क्या उसका रेट है, और क्या उसका MRP है, मार्केट सेलिंग प्राइस क्या है, ये सब आपके पास है। तो उस कस्टमर को उसके एरिया से, उसकी लोकेशन से, उसके बजट से आपको वो प्रॉपर्टी पिच करनी चाहिए
जो उस कस्टमर को शूट करती है। अब कोई कस्टमर जयपुर में है और किसी बाहर के शहर का है, तो उसके बजट की प्रॉपर्टी उसको पिच करो, उसको समझाओ कि कुछ हार्ड सवाल पूछने चाहिए। आपका बजट क्या है, आप प्रॉपर्टी कब लेने वाले हैं। एक सर्चिंग मोड का क्लाइंट होता है, उसको थोड़ा सा आप नर्चर कर सकते हैं। कोई 30% होट होता है, कोई 50% होट होता है, कोई 80% होट होता है, कोई 100% भी होट होता है। आपका व्यवहार, आपका प्राइमरी कम्युनिकेशन लीड के को विजिट में कन्वर्ट करने का बहुत बेहतर होना चाहिए। विजिट के दौरान कस्टमर जो है वो आपका बहुत सॉफ्ट और नॉलेजेबल व्यक्ति से बात करना चाहता है, यानी विश्वकर्मा जी से बात करना चाहता है। विश्वकर्मा कौन है? जो मकान बनाता है, धरती का देवता है, मकानों का देवता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का देवता है। तो आपको जो सामने वाला बायर है वो अपने जीवन की महंगी मेहनत का पैसा आपके साथ में इन्वेस्ट करने वाला है, घर बना के रहने वाला है, सपनों का घर देखने वाला है, तो आपसे वो बड़ी अपेक्षाएं करता है। और जनरली मार्केट में एक ब्रोकर या एक रियल एस्टेट एम्प्लॉय के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि सामने वाला, जो इंडस्ट्री के अंदर एक मिथ है कि भाई रियल एस्टेट वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, उनके एथिक्स अच्छे नहीं होते हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती है, उनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं होता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कॉल कर रहे हो, उस कॉल करने के दौरान उस व्यक्ति को आप 100% एश्योर करें कि मैं डेफिनेटली एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे जो बॉसेज हैं, मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ, वो लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम एक अच्छा ब्रांड है। ब्रांड, मार्केटिंग, ये दो बड़े ताकतवर शब्द हैं। आप जिस तरह अपने घर की ब्रांडिंग करते हैं, आपके पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है, बहन बहुत अच्छी है, दादी बहुत अच्छी है, मामी बहुत अच्छी है, इसी तरह से आप अपनी कंपनी के प्रति भी इतना ही विश्वास हासिल करें। जाने अच्छी कंपनी है तो रहे, नहीं छोड़ दे इस कंपनी को, और जब अच्छे रहें उस कंपनी में तो फिर उसके कंपनी के बारे में पूरी ब्रांडिंग करें, कंपनी की मार्केटिंग करें, जो आपके मेंटर्स हैं, बॉसेज हैं, उनकी मार्केटिंग करें। अच्छे से कस्टमर को विश्वास जीतें और कस्टमर की चॉइस के अनुसार कस्टमर का कसाई बन के नहीं, कस्टमर का दोस्त बन के, कंसल्टेंट बन के उसको गाइड करें। नॉलेज टोन, वॉइस टोन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। नॉलेज, अगेन बोल रहा हूँ, वॉइस टोन और नॉलेज, भाषा, शब्दावली और शब्दों की डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपका वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा और वो कस्टमर अपने विजिट के लिए इनवाइट करेंगे। अब विजिट के लिए इनवाइट करने पे वो एक 5-10 दिन का टाइम देता है, इसे फॉलोअप टाइम कहते हैं। कस्टमर आप जैसे 20 लोगों से और मार्केट में बात कर रहा होता है, तो आपको उसको प्री फॉलोअप, हाफ फॉलोअप और बिल्कुल नियर बाई जिसका टाइम आ गया कि उसने संडे का टाइम दिया, तो आपको उसको शुक्रवार और शनिवार को उससे बात करनी है। ये नहीं करते हैं, फॉलोअप करने चाहिए। उसको सॉफ्ट फॉलोअप में उसको SMS कर दिया, नमस्कार कर दिया, राम राम कर दिया, 2 बार उससे बात भी हो गई, कंफर्म भी कर दिया। और कंफर्म करने के दौरान जब हाफ फॉलोअप, शॉर्ट फॉलोअप, प्री फॉलोअप, ये 3-4 फॉलोअप की फॉर्म है, इस दौरान उसको आप चेक लाने के लिए बोलिए, उसको आप सारी प्रॉपर्टी की डिटेल भेजिए और उसको साथ में जो उसके ज्ञानी है, पत्नी है, माता जी है, चाचा जी है, सबको साथ लाने के लिए बोले विजिट के टाइम। पहली विजिट में 99% डील क्लोज होती है, ध्यान रख लेना। एक बार विजिट होने के बाद वो डीलें क्लोज नहीं होती हैं। 99% डील पहली विजिट में क्लोज होती हैं। जिन लोगों का प्री फॉलोअप, हाफ फॉलोअप, प्री पोस्ट फॉलोअप, जिनका फॉलोअप अच्छा है वो लोग ज्यादा क्लोजर करते हैं रियल एस्टेट में। तो विजिट इज द सुप्रीमो, विजिट इज द बैकबोन ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑफ योर परसेप्शन। आपका जो कंपनी के प्रति माइंड सेट है वही आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं। इसलिए कंपनी में जिसमें आपका माइंड सेट अच्छा हो उसी कंपनी में रहें, कंपनी वही काम करें। विजिट के बाद में बात करते हैं हेजिटेशन की। यहाँ छोटा सा एक वर्ड है कि आपने उसको विजिट पे बुलाने के दौरान फॉलोअप में हेजिटेशन किया, कॉलिंग में हेजिटेशन किया, विजिट में हेजिटेशन किया, और सबसे बड़ी बात है चेक मांगने में, पेमेंट लेने में, या कहीं आपने हेजिटेशन कर दिया तो यकीन करिए आपने पूरी मेहनत खुद की और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था पूरे सिस्टम पे वो सब बर्बाद कर दी। नहीं करना है, डरिए मत, हिम्मत जुटाइए और कस्टमर से पैसे मांगिए, एडवांस मांगिए, मीटिंग करिए और उसको क्लोज करने के लिए 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में उसके घर जाना है और चेक उठा के लाना है, डील करनी है। इतना हार्डकोर, इतना इंप्रेसिव और इतना परफेक्ट आपका प्रयास होना चाहिए। अगर यहां कमजोरी है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है। तो यकीन करिए कि आप सेल्स करने के लिए पैदा हुए हैं, यकीन करिए आप ही सेल्स करेंगे, यकीन करिए आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति को मकान देने वाले हैं। बस आपके अंदर हिम्मत और मादा होना चाहिए। अब बात करते हैं, आपका सेल्स एग्जीक्यूट हो गया,
कस्टमर ने 5,000 से 10%, 20% तक का पैसा आपको दे दिया। डॉक्यूमेंटेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन है या प्राइवेट एमएनसीज में काम करने वाले, दो ही तरह के लोग दुनिया में है, सैलरीड और बिजनेसमैन। उनके दोनों के डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं। सैलरीड व्यक्ति के लिए मैं बेसिक बातें बता देता हूँ, बाकी और मोटे तौर पे आप समझ लेना। सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप होती है 6 महीने की, 16 नंबर फार्म होता है, 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट होता है, KYC, आधार, ID, पैन कार्ड, और उसके जो जिस कंपनी में जॉब करता है उसका एक लेटर होता है जिसे लेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि भाई ये फला एम्प्लॉय ये पद पे है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड होते हैं, वो लग जाते हैं। और कंपनी के जो एम्प्लॉय के एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ वगैरह होते हैं वो लग जाते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी के पेपर भी लग जाते हैं लीगल के लिए। बैंक लीगल करती है, वैल्यूएशन करती है और एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी टेस्ट करती है। उसके PDC होते हैं, उसका जो PD होता है, पर्सनल डिस्कशन होता है। बैंक को लगता है कि इसको लोन देना है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के आधार पर उसको लोन का चेक बना देती है। और रिमेनिंग पेमेंट कस्टमर से आपको लेना है, जो पेमेंट बैंक से आना है दोनों हिसाब करके जितने में प्रॉपर्टी की डील हुई। फिक्स प्राइस पॉलिसी पे डील होती है कंपनी में। आप कोशिश करें मार्केट में अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करें, आपको भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होता है और कस्टमर को भी अच्छी चीज डिलीवर करते हैं। आप सदैव ये ध्यान रखना, जो अच्छे शोरूम होते हैं वहाँ शुद्ध साथ अच्छी चीज मिलती है। तो बेटर रेट्स, बेटर क्वालिटी, बेटर प्रॉपर्टी, ये माइंडसेट। और उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी का लोन वगैरह हो जाता है, टाइम से उसको फॉलो अप करिए, टाइम से अकाउंट्स में पैसे जमा कराइए। ध्यान रखना यहाँ पे 100%, 99% लोग ईमानदार होते हैं, 1% लोग कस्टमर के साथ में कैश ट्रांजेक्शन्स में बिलीव करते हैं और कस्टमर से पैसे लाके खुद रख लेते हैं। जो भी लोग इस तरह की एथिकल प्रॉब्लम करते हैं वो कहीं भी मार्केट में सफल नहीं होते। हमें कंपनी में पैसा जमा कराना, अकाउंट्स में जमा कराना, अपने सीनियर को जमा कराना, कंपनी में पैसा पहुंचा और कस्टमर को रसीद भी देनी है। आपका व्यवहार, आपका कस्टमर के साथ जो बिहेवियर है वही डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी कैसी है। इसलिए 100% उसका पेमेंट का पूरा ट्रांजेक्शन ओके रखना है। कितना एक नंबर में पैसा, DLC कितनी है, प्रॉपर्टी की DLC क्या होती है, DLC उसकी रेट होती है जिस पर उसकी रजिस्ट्री कराएंगे अपन उस बजट में। तो 10% से 20% बैंक ओवन शेयर लेती है कस्टमर से, जिसे OCR कहते हैं, और बाकी 70%, 80%, 90% बैंक लोन कर देती है। तो इस तरह से ये पेमेंट का इश्यू क्लियर हो जाता है, लोन की डेट डिसाइड हो जाती है। इधर अपने बिल्डर को बोलना होता है, अपने ओनर को बोलना होता है, और इधर कस्टमर को मैचिंग करके रजिस्ट्री के लिए फीस जमा करा देते हैं। ये काम वैसे तो लोन फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का है, लेकिन हमारे को नॉलेज हो इसलिए हम इसको पूरे वीडियो में बता रहे हैं। 10% और रिमेनिंग जो पेमेंट है कंपनी में जमा हो जाता है। रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, वकील जो होते हैं रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी कस्टमर को भेज करके चेक करा लीजिए, नाम वगैरह कुछ और डिटेल, और इधर अपनी कंपनी के ओनर्स को भी भेज करके, मैं अकाउंट्स को भेज करके उसकी भी डिटेल चेक करा लेनी चाहिए, ताकि कोई लिखित में गलती नहीं हो जाए, ताकि रजिस्ट्री दोबारा नहीं करानी पड़े या रजिस्ट्री को करेक्ट नहीं करानी पड़े। रजिस्ट्री के टाइम पे दोनों पार्टियां पहुंचती हैं, रजिस्ट्री होती है, अंगूठे लगते हैं, फोटो खींचती है और रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद में आप उसके साथ जाइए, कस्टमर को एक बढ़िया सा बुक्का दीजिए, गिफ्ट दीजिए, मिठाई दीजिए। हालांकि कस्टमर भी देते हैं मिठाई, बहुत सारे कस्टमर अच्छे होते हैं। आप भी कस्टमर को भी कहिए साहब मिठाई खिलाइए, आपने मकान खरीदा है, और उसको बुक्का दीजिए, एक बढ़िया चाबी का उसके साथ फोटो खिंचवाइए, पोजीशन दीजिए, और सर्विस टीम के साथ संपर्क में आकर के उस जो हमारा पोजीशन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, फर्निशिंग डिपार्टमेंट है, वो ग्राहक को उसके मकान में छोटी छोटी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं मैन पावर के कारण, वो सब पूरी अच्छे से करता है। आपकी ड्यूटी है, जो भी इस सर्किल को समझ रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि 100% ग्राहक को संतुष्ट करना है। ऑफिस में जिसमें काम कर रहे हो उसके अंदर एनवायरनमेंट बहुत हेल्थी होना चाहिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करें कि ग्राहक हमारा भगवान है, कंपनी हमारे लिए मंदिर है। यहाँ जो कंपनी है इसके अंदर एनवायरनमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह से एक बेटर डिलीवरी अगर आप कस्टमर को करते हैं, कस्टमर से रेफरेंस भी आता है जो बिना मेहनत के, ना आपकी मेहनत है ना कंपनी की मेहनत है, कंपनी के सिस्टम की मेहनत है। कभी भी जो क्रेडिट गोज टू ऑल कंपनी, आपने जो सक्सेस हासिल की वो कंपनी के सिस्टम से हासिल की है। आपको प्रयास सदैव ये करना चाहिए कि ये सब कुछ कंपनी कर रही है। मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ और मेरा काम है कंपनी के वातावरण को अच्छा रखना, मेरे माइंड को अच्छा रखना, और मेरी सक्सेस को सुनिश्चित कंपनी कराती है, जिसमें कंपनी ने बेहतरीन सिस्टम बनाया। बेहतरीन सिस्टम के लिए मैं कंपनी को और कंपनी मैनेजमेंट को, मेरे सीनियर्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कंपनी बहुत ग्रोथ करे और मेरी भी बहुत ग्रोथ हो, मैं भी खूब कमाऊँ, मेरे को अच्छे इंसेंटिव मिले, मेरी सैलरी टाइम पे मिले,
और मेरी कंपनी खूब ग्रोथ करे। यही शुभकामनाएं मेरी सदैव कंपनी के साथ रहेंगी। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, शेयर करें, अपनी टीम के लोगों को दिखाएं कि व्हाट इज द रियल एस्टेट इकोसिस्टम। थैंक यू।